हाय मित्रों, द स्टडी आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टैटिक क्विज करने जा रहे हैं जिसमें इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप जरूर देखिए और साथ में अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, स्थानीय क्षेत्र बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कथन ये कह रहा है, स्थानीय क्षेत्र बैंक छोटे निजी बैंक है। आपको बताना है कि छोटे निजी बैंक है या नहीं है, जो प्राथमिक रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करते हैं। आपको बताना है कि छोटे निजी बैंक है या नहीं है और साथ में ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो वित्तीय मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करते हैं या नहीं, आपको बताना है। दूसरा कथन ये कह रहा है, बैंक के प्रमोटरों में निजी व्यक्ति, कॉरपोरेट संस्थाएं, ट्रस्ट, सोसाइटी शामिल हो सकते हैं। आपको बताना ये इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं है। जो स्थानीय क्षेत्र बैंक को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लक्ष्यों का पालन करने की आवश्यकताएं नहीं होती है। आपको बताना है कि इनको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र होते हैं उनमें लोन देने की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो मित्रों, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। आपने स्थानीय क्षेत्र बैंक के बारे में पढ़ा होगा। ये विविधीकृत बैंक होते हैं जो आरबीआई के अंडर में होते हैं और इसको जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो अर्ध शहरी या ग्रामीण क्षेत्र, छोटे क्षेत्र हैं, वहाँ पे वित्तीय सेवाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इनको स्थापित किया जाता है। कम लागत पर ये स्थापित किए जाते हैं और अच्छी सेवाएं स्थानीय स्तर पर ये प्रदान करते हैं। इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और मित्रों, ये तीसरा कथन यही कह रहा ना, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र वाला, तो आप सबको पता होना चाहिए जो ये सभी अनुसूचित बैंक है उनको ये लिमिट दे रखी है कि आप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऋण देंगे। जैसे एग्रीकल्चर में हो गया, जैसे रेवेन्यू एनर्जी हो गया उस सेक्टर में हो गया, तो स्मॉल इंडस्ट्री हो गई उसमें हो गया। इसमें जो अनिवार्य होता है ना, वो इस पर भी लागू होता है। लेकिन ये तीसरा कह रहा है इसको आवश्यकता नहीं है। तो मित्रों, ऐसा नहीं है, इनको भी इन क्षेत्रों में देना अनिवार्य होता है। जिस परसेंटेज निर्धारित किया जाता है, कभी 40% होता है, कभी 50% भी हो सकता है और इसकी सीमा का निर्धारण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। इस दृष्टि से अगर एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हम अपना सी निकाल देते हैं और डी निकाल देते हैं क्योंकि तीसरा हमारा गलत है। और अब पहला ऑप्शन तो आपका सही बता दिया मैंने और दूसरा के बारे में आपको बता देता हूँ। मित्रों, इसको निजी बैंक भी कर सकता है, कोई निजी व्यक्ति भी कर सकता है, कोई निजी बैंक भी है, कोई वो भी कर सकता है। आपको ध्यान रखना। और कॉरपोरेट कोई संस्था है वो भी कर सकती है, सोसाइटी भी कर सकती है, ट्रस्ट भी कर सकता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, एक और दो दोनों। और इसके बारे में आप जान लीजिए, स्थानीय बैंक निजी बैंक होते हैं ये बता रहा है, छोटे निजी बैंक होते हैं, स्मॉल बैंक होते हैं, आपको ध्यान रखना। और साथ में ये देखो, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में कह रहा है मध्यस्थता सेवाएं प्रदान करते हैं, वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। आपको ध्यान रखना ताकि बैंक तक एक आम आदमी नागरिक होता ना, उसकी पहुंच आसानी से पहुंचने के लिए और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना। और एक ही ध्यान रखना, इसकी घोषणा 1996 में केंद्रीय बजट में की गई थी। आपको ध्यान रखना है ये। और साथ में जो इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता है ये सभी दे रखे हैं, आपको ध्यान रखना। इसमें निजी व्यक्ति है, कॉर्पोरेट संस्था भी है, ट्रस्ट भी है और सोसाइटी भी है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया था और पहला कथन भी सत्य हो गया। अब तीसरे कथन के बारे में आपको कह रहा है ना, ये देखो यहाँ कह रहा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने के लक्ष्य का पालन करना आवश्यक है, इसके लिए अनिवार्य है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया था। एक और दो सत्य हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यही कह रहा है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन ये कह रहा है, ये बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। दूसरा ये कह रहा है, ये सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए ऋण और अग्रिम शेयर या डिबेंचर के अधिग्रहण के कारोबार में संलग्न है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है, ये एक प्रमुख व्यवसाय अचल संपत्ति की बिक्री, खरीद और निर्माण जैसी सेवाएं प्रदान करना है। आपको बताना इसका प्रमुख व्यवसाय ये है या नहीं है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन बताना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो मित्रों, आपने एनबीएफसी के बारे में अध्ययन किया होगा। जैसे मान लो एलआईसी एक एनबीएफसी है, तो इसका जो गठन होता है, पंजीकरण होता है, वो बैंकिंग विनियमन एक्ट है इसके तहत नहीं होता है।
इसका कंपनी एक्ट के तहत होता है, ये कंपनी की तरह कार्य करती है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखोगे तो एक आप निकाल देते हो तो हमारा ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया, ए डी। अब तो आपका यह तो ये हो सकता है बी ऑप्शन या सी हो सकता है। 2 नंबर मित्रों दोनों में आ रहा है तो आपको 2 नंबर पर गौर करने की भी आवश्यकता नहीं है। ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि ये सरकारी कोई शेयर होते हैं उसमें भी निवेश कर सकता है, सरकारी प्रतिभूति में निवेश करता है, कोई कंपनी का शेयर बॉन्ड होता है उसमें भी निवेश कर सकता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा 2 सही हो गया। और मित्रों आपको इसके बारे में बता दें तो इसको कोई व्यवसाय खुद का नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर दिया, ऐसी नहीं होनी चाहिए। कोई संपत्ति खरीद ली खुद की, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हर बैंकिंग सिस्टम में रोक लगाई जाती है। ऐसे नहीं आप बैंकिंग खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर दिया, खुद की इंडस्ट्री लगा दी, खुद की संपत्ति स्टार्ट कर दी, साइड में कोई अलग बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आपने घर खरीद लिया, आपने प्लॉट खरीद दिया खुद का, तो ऐसा सिस्टम नहीं होता। आपको थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचा होगा ना, तो तीसरा आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारा गलत हो गया। ये अंश संपत्ति है उसके खरीद और बिक्री की बात कर रहा है मित्रों, इसका नहीं उद्देश्य होता है, ये आप ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कैंसिल होगा। इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा मित्रों, ऑप्शन बी। अब इसके बारे में एक्सप्लेन दे रखा है, आप पढ़ लीजिए एक्सप्लेन। ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होती है और ये ऋण और अग्रिम के कारोबार में संलग्न है, आपको ध्यान रखना। और जो स्थानीय सरकार को प्रतिभूतियों में कर सकती है, डिबेंचर में कर सकती है, बॉन्डों में कर सकती है और शेयरों में कर सकती है, आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन ये गलत हो गया कि इसका जो प्रकृति है, पट्टे, किराया खरीद, आप किराए के लिए खरीद सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है। और बीमा व्यवसाय में ले सकते, जैसे LIC ले रहा, सिट व्यवसाय, लेकिन ऐसी कोई संस्था इसमें शामिल नहीं होगी जिसका मुख्य व्यवसाय जो ये व्यवसाय दे रखा ना, कृषि गतिविधियां हैं, औद्योगिक गतिविधियां हैं और किसी की खरीद बिक्री है, जो भी सरकार जो संपत्ति असल संपत्ति होती है ना, उसकी खरीद बिक्री के संबंध में भी ये व्यवसाय नहीं कर सकती, आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य होगा, इसका केवल और केवल 2 सही हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी NBFC के संबंध में है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के समान कार्य कर रही हैं। बैंकों और NBFC के संबंध में आपको अंतर बताना है। जो NBFC होती है बैंकों के समान लगभग कार्य करती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है, उस संबंध में ये क्वेश्चन है। ये कह रहा है गैर बैंकिंग वित्तीय संपत्तियां बैंकों के समान कार्य कर रही है, लेकिन इसमें बैंकों और NBFC में क्या अंतर है वो आपको बताना है। अंतर पूछा है, आपको ये ध्यान रखना है 3 नंबर क्वेश्चन में। पहला ये कह रहा है NBFC मांग जमा स्वीकार कर सकती है, आपको बताना है ये मांग जमा स्वीकार कर सकती है या नहीं है। दूसरा कह रहा है NBFC भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है, आपको बताना है भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा होती है या नहीं होती है। साथ ही स्वयं पर आधारित चेक जारी नहीं कर सकती, आपको बताना है दूसरा कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कह रहा है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा, जो जमा बीमा सुविधा होती है वो इसके तहत उपलब्ध है या नहीं है, आपको ये बताना। मित्रों इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसका सिर्फ उद्देश्य यही होता है, ये लोन वगैरह सब दे सकती है किसी कंपनी को, लेकिन ये मांग जमा होती है जनता से, वो स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया। अब आप एक ही निकाल देते हो ना, आपको ये भी पता होगा NBFC के बारे में क्योंकि ये मांग जमा स्वीकार नहीं करती है, तो भी आप निकाल देते हो एलिमिनेशन मेथड से, हमारा सही हो जाता, क्योंकि हमारा ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया और एक के बिना हमारा ऑप्शन केवल और केवल सी होगा, 2 और 3 ऑप्शन सी। तो मित्रों ये दोनों कथन सत्य है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये भुगतान और निपटान प्रणाली, जैसे हम ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, वो इसके तहत नहीं है। आपको NBFC कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, साथ में ये अपना चेक भी नहीं दे सकती, इसका खुद का चेक नहीं होता। और साथ में ये जो जमा बीमा सुविधा है, इसके तहत क्या होता है मित्रों, अगर आपका बैंक में जमा पैसा है और बैंक दिवालिया हो गई तो ये आपको सरकार पैसे देगी, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये है, ये सिर्फ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी अनुसूचित बैंक है उसके संबंध में ये सुविधा है। इस दृष्टि से ये नहीं का कह रहा है तो इसमें नहीं है, तो हमारा कथन तो सत्य हो गया ना, और ये भी कथन सत्य हो गया, ये भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती है। और पहला कथन हमारा असत्य हो गया। जमा स्वीकार करने की बात कर रहे हैं तो मित्रों ये नहीं करती, आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से देखें तो हमारा
इसका सी ऑप्शन सही हो गया, 2 और 3। इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो इसके खाली दे रखे हैं, क्योंकि मैं सभी पढ़ूंगा पूरा का पूरा तो लेंदी हो जाएगा। ये कह रहा देखो भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और हर चेक जारी नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखना। और ये देखो कह रहा जमा स्वीकार नहीं कर सकती है, आपको ये ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हो गया था। और आप ये एक्सप्लेन पढ़ लीजिए, साथ में आपको बता दें इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है शहरी सहकारी बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको जो शहरी सहकारी बैंक है उसके संबंध में जो सही कथन पूछा है, सही कथन बताना है। पहला ये कह रहा है इनके 90% से अधिक ऋण का आकार 5 लाख से कम है। आपको बताना है कि जो शहरी सहकारी बैंक है इसकी जो लोन की सीमा है उसमें जो लोन दे रखे हैं 90% लोन ऐसे है कि वो 5 लाख से कम है, या तो 4 लाख या 2 लाख 3 लाख हो गए, उस पर कम है। 5 लाख से ज़्यादा तो सिर्फ 10%। ये आपको ये ध्यान रखना, ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों इसके बारे में बता देता हूँ, ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि इसके 90% से अधिक ऋण 5 लाख से कम है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। दूसरा कथन ये कह रहा है वे मुख्य रूप से उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्यों में मौजूद है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों इसके बारे में बता देता हूँ। इनका जो मुख्य क्षेत्र है शहरी बैंक है, जो सहकारी बैंक है, ये दक्षिण भारत में है ज़्यादा। जैसे अपना महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इस क्षेत्र में ये बहुत है, तमिलनाडु हो गया। तो इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब देखते हैं एलिमिनेशन मेथड से निकलता है या नहीं निकलता। तो मित्रों हमारा आपको ये भी पता होगा ये अवस्थिति ज़्यादा कहाँ है तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा 2 कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन सी कैंसिल हो गया और ऑप्शन डी कैंसिल हो गया। अब आपके पास केवल और केवल बी बचा है। तो एलिमिनेशन से देखें तो देखो हमारा आसानी से आंसर निकल गया। 1 और 3 दोनों सही है। तो मित्रों आपको ध्यान रखना चाहिए, आरबीआई की निगरानी में भी होता है। इस दृष्टि से हमारा 1 और 3 सही हो गया। इसका सही आंसर बी हो गया। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो कह रहा है 90% से कम है जो क्षेत्र में लोन दे रखा है, ये भी जो महाराष्ट्र और गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और साथ में आरबीआई इस पर निगरानी रखती है। देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत भी निगरानी रखती है। आपको ये भी ध्यान रखना। जो बिहार अधिनियम है इसका पूरा ऐसे ही होता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत इसकी निगरानी करती है। आपको ध्यान रखना चाहिए। समितियाँ विशेषकर राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है, बट इसकी निगरानी आरबीआई कर सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। 1 और 3 सही, दूसरा गलत हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 5वां नंबर ये कह रहा है ऋणों की एवरग्रीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। एवरग्रीन लोन के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। मित्रों इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एवरग्रीन लोन क्या होते हैं, जो बैंक जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आप उसको चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप बैंकिंग प्रणाली होती है ना, वो बैंक देखता कि भाई हमारी बैंकिंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि आपके लोन वापस नहीं आ रहे, लेकिन वो रियल में लोन तो वापस नहीं आ रहा, लेकिन हमको बैंक क्या करता है और पैसे दे देता है कि आप पुराना वाला लोन चुका दो और आगे हम दे देंगे, ताकि हमारे रिकॉर्ड में ये शो हो जाए कि एनपीए नहीं है, बैंक डाउन में नहीं है, बैंक की इसी अच्छी स्थिति है कि पुराना वाले लोन सूख रहे हैं और नए लोन दिए जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति दिखाने के लिए बैंक ये करता है। तो इस दृष्टि से देखें तो हमारा कथन पहला पड़ता है ऋण चुकाने के लिए मौजूदा ऋण की चुकौती तिथि पर पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए उधारकर्ता को डिफॉल्ट के आधार पर नया ऋण देना। तो मित्रों ये कथन सही है। उधारकर्ता होता है उसको वो डिफॉल्ट की तरह होता है, लेकिन बैंक उसको नया ऋण दे देती है। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया। और बैंकों को ये बताना आवश्यक है कि वे ऋण को पुनर्संशोधित कर रहे हैं। आपको बताना ये कथन सत्य है या नहीं है। मित्रों आपको बता देता हूँ बैंकों के लिए कोई अनिवार्य नहीं है। इस दृष्टि से देखें तो वर्तमान टाइम में ये संरचना बहुत बढ़ गई है और इसको एक चिंता का विषय भी आरबीआई ने बताया है। तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल 1 हो गया। और अब इसके बारे में आप जान लीजिए। ऋण चुकाने के लिए मौजूदा ऋण को चुकौती तिथि पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए उधारकर्ताओं को डिफॉल्ट के आधार पर नया ऋण प्रदान करना। आपको मैंने पहले ही बता दिया ये
नया ऋण प्रदान करता है उस संबंध में है, और साथ में इसको बताना अनिवार्य नहीं है, ये भी आपको कह रखा है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर 1 हो गया। और मित्रों, इसी के साथ हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।